दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में कि हमारे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम उनको कंजर्व या संरक्षित कर सकते हैं। चैप्टर 2 उन्हें रिसोर्सेज के बारे में है। रिसोर्सेज को थोड़ा एलाबोरेट कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लैंड आप सब जानते हैं भूमि को कहते हैं, सोयल मिट्टी या मृदा को कहते हैं, वाटर पानी या जल, नेचुरल वेजिटेशन दैट मीन्स प्राकृतिक वनस्पति और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज या आप कहते हैं वन्य जीव को या वन्य जीव संसाधनों को आप वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, इन तंजानिया अफ्रीका, मंबा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर। तंजानिया एक छोटा सा गांव कहाँ पर है? अफ्रीका में। वहाँ पर एक घर है, उस घर में एक बच्ची है मंबा, जो सुबह जल्दी उठती है सिर्फ इसलिए जिससे कि पानी ला सके। सी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे, उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है। एंड रिटर्न्स आफ्टर ए फ्यू आवर्स, और कुछ घंटों में वह पानी लेकर घर वापस आती है। सी देन हेल्प्स, घर वापस आने के बाद वह अपनी मम्मी की मदद करती है घर के काम करने में। एंड जॉइन्स हर ब्रदर, और अपने भाइयों को भी ज्वाइन करती है इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स, अपनी बकरियों की सुरक्षा करने में या देखभाल करने में। ऑल हर फैमिली ओन्स ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट, उनके परिवार के पास उनकी झोपड़ी के इर्द गिर्द, झोपड़ी के पास में एक थोड़ी चट्टानी पथरीली ज़मीन है। मंबास फादर, जो मंबा के पिता हैं, कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टोलिंग हार्ड, बहुत मेहनत करने के बाद मंबा के पापा जी उसमें थोड़ी सी मक्की और बीन्स उगा लेते हैं। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर, लेकिन जो वह उगाते हैं वह उनके साल भर के लिए, पूरे साल के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरा साल खाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. पीटर, मुंबा के बाद अब पीटर की बात हो रही है। पीटर रहता है मध्यवर्ती भाग में, किसके? जहाँ भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, और यह कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। वेयर इज फैमिली, जहाँ पर उसका परिवार एक ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। क्या चलाता है? वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, दैट मीन्स ऊन प्रक्रमण करने का, ऊन बनाने का कारखाना चलाता है। एवरीडे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, प्रतिदिन जब वह स्कूल से घर वापस लौटता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल, पीटर अपने चाचा को देखता है, टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप, अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए। Their sheep yard is situated on a wide grassy plains with hills in the far distance. उनका जो भेड़ों का बाड़ा है वह एक पहाड़ी से लगा हुआ विस्तृत घास के मैदान के पास है। उनका जो भेड़ का बाड़ा है वह वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक पहाड़ से लगे हुए बहुत बड़े फैले हुए घास के मैदान के पास बना हुआ है। इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और यह इसका प्रबंधन इस तरीके से किया जाता है कि यह एक वैज्ञानिक तौर पर बड़ी ही नवीनीकरणीय वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसका प्रबंधन करते हैं। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, पीटर का जो परिवार है वह जैविक कृषि कर सब्जियां भी उगाता है।
जैविक खेती से सब्जियां भी उगाता है। मम्बा एंड पीटर, जो मम्बा और पीटर हैं वे दो अलग अलग जगह पर रहते हैं संसार के, एंड लीड बाई डिफरेंट लाइफ, और बहुत अलग अलग जीवन जीते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज, ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है क्योंकि डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, क्योंकि उन अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह की क्वालिटी ऑफ लैंड, क्वालिटी ऑफ लैंड उसकी भूमि की गुणवत्ता के आधार पर, सोयल वहाँ की मिट्टी के आधार पर, वाटर जल के आधार पर, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति, और वहाँ के एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहाँ के जानवर और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल के कारण इन दोनों जगह पर इतनी भिन्नता देखने को मिलती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये इन संसाधनों की जो अवेलेबिलिटी है, इन संसाधनों का जो यहाँ पर प्राप्त होने की क्वांटिटी है, वह ही मुख्य कारण है एक जगह का दूसरी जगह से इतना अंतर होने का। ठीक है दोस्तों, लैंड, अगर ये रिसोर्सेज सब जगह एक जैसे होंगे, मिट्टी हर जगह की एक जैसी मिट्टी होगी, हर जगह पानी एक जैसा होगा, तो शायद दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी गांव में कोई भी अंतर नहीं होगा। आइए पहला रिसोर्स पढ़ते हैं। पहला रिसोर्स क्या है? लैंड, मतलब भूमि। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जो भूमि है वह सबसे मुख्य प्राकृतिक संसाधन है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, और ये जो भूमि है इस पृथ्वी की सतह का कुल 30% भाग पर फैली हुई है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, और इस 30% का भी कुछ प्रतिशत आवास योग्य नहीं है, हैबिटेबल नहीं है। जो 30% है यह भी सारा का सारा रहने योग्य नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। जो ये असमान वितरण है जनसंख्या का इस संसार के अलग अलग भाग में, इज मेनली, यह सिर्फ इसलिए है ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, यहाँ की भूमि और जलवायु के जो अलग अलग लक्षण हैं, सिर्फ उनकी वजह से इस दुनिया के, इस संसार के अलग अलग क्षेत्र में ये असमान वितरण हुआ है इस जनसंख्या का। दी रग्ड टोपोग्राफी स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, मतलब ये उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, मतलब कहीं पर ज़मीन ऊंची है, कहीं पर नीची है, कहीं पर प्लेन है, ये प्लस स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के तीव्र ढाल जो हैं, होता ना जहाँ पहाड़ देखे होंगे आपने, एकदम बिल्कुल ऊंचा और फिर एकदम बिल्कुल गहराई में। लोड लाइंग एरियाज ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, एंड डेजर्ट एरियाज, और डेजर्ट एरियाज वन्य क्षेत्र, थिक फॉरेस्टेड एरियाज, और इस सघन वन्य क्षेत्र में जो बहुत घने वन्य क्षेत्र हैं, एंड डेजर्ट एरियाज जो मरुस्थल रेतीले क्षेत्र हैं, आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहैबिटेड, ये विरल और निर्जन माने जाते हैं। जो 30% का भी हिस्सा है जिसको कि आप लोग यूज़ नहीं कर सकते अपने इस्तेमाल के लिए, वो क्या है? मान लो पहाड़ हैं, या टोपोग्राफी उबड़ खाबड़ ज़मीन है, या जहाँ जल की कमी है, जहाँ जल है ही नहीं, या फिर जहाँ मरुस्थल क्षेत्र हैं, रेगिस्तान वाले क्षेत्र हैं, चाहे घने वन्य क्षेत्र हैं, इन जगहों को आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और जो ये प्लेन
कौन से? जो ये प्लेन क्षेत्र हैं या नदियों वाले क्षेत्र हैं, ये आपको उपयुक्त ज़मीन देते हैं अपनी कृषि करने के लिए। प्लेन जो समतल क्षेत्र होते हैं। हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड, हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो क्षेत्र हैं यह इस संसार के सघन बसे क्षेत्र हैं। कैसे हैं? सघन बसे क्षेत्र, मतलब कि जितना क्षेत्र बाकी बचा वह पूरा घना, बिल्कुल एक से मिलके एक, बिल्कुल भीड़ वाला इलाका के तौर पर देखे जाते हैं। लैंड यूज़, अब देखते हैं जो हमारी भूमि है उसका उपयोग कैसे होता है। आइए। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। जो हमारी भूमि का इस्तेमाल है वह अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे खेती करने के लिए, फॉरेस्ट्री वानिकी करने के लिए मतलब वन उगाने के लिए, माइनिंग खनन करने के लिए, जो आपकी ये होती हैं खाने, कोयले की खान है, इस तरह की खानें होती हैं, बिल्डिंग हाउस मकान बनाने के लिए, रोड सड़कें बनाने के लिए, और सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज और उद्योग को स्थापित करने के लिए। दिस इज़ कॉमनली टर्म, इन सब के लिए हमने एक सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको हम लैंड यूज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड यूज़, भूमि उपयोगिता। कैन यू लिस्ट आउट, क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं डिफरेंट वेज इन विच, अलग अलग तरीकों की जिनसे कि मंबा और पीटर का परिवार अपनी भूमि का इस्तेमाल कर सकता था। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, सोयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो भूमि का उपयोग होता है वह निर्धारित किया जाता है। कैसे? उसकी भौतिक कारकों के ऊपर, भौतिक कारकों के अनुसार भूमि का उपयोग निश्चित किया जाता है। और वो भौतिक कारक कौन से होते हैं? टोपोग्राफी उबड़ खाबड़ता, सोयल मिट्टी, क्लाइमेट वहाँ की जलवायु, मिनरल खनिज, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और वहाँ पे जल की ज़रूरत या अवेलेबिलिटी, उसकी मिलना, अवेलेबल है वहाँ पर, वो अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ हमें जल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें भौतिक कारक में आती हैं। अब ह्यूमन फैक्टर, मानवीय कारक क्या होते हैं? जैसे वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, एंड टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी कितनी इस्तेमाल की जाती है, आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट। ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्धारक हैं किसके? ऑफ लैंड यूज पैटर्न, ऑफ लैंड यूज पैटर्न, भूमि उपयोग प्रतिरूप के, भूमि उपयोग प्रतिरूप के। ये कुछ मुख्य निर्धारक हैं, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन फैक्टर मानवीय कारक और भौतिक कारक। भौतिक कारक में क्या क्या हुआ? टोपोग्राफी, सोयल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब कि ज़मीन की उबड़ खाबड़ता, वहाँ की मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की मिलने की गुणवत्ता, यह पानी मिलने की क्षमता कि वहाँ कितना पानी हमें मिल सकता है। ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या हुआ? पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। ये यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, छोटा सा टेबल है। ऑस्ट्रेलिया, क्रॉपलैंड, पास्चर, फॉरेस्ट, अदर यूज़, ये सब लैंड किस किस तरीके से यूज़ हो रही है उसका यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है ना? आइए। लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। जो भूमि है वह डिवाइड की गई है इसके आधार पर, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर, कि यह प्राइवेट लैंड है मतलब कि निजी भूमि है, या कम्युनिटी लैंड है, समुदाय की ज़मीन है। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड, प्राइवेट लैंड जो निजी
भूमि होती है वह वो भूमि होती है जिसका मालिक कोई एक होता है। वह मान लो यह ज़मीन किसकी है, यह रामवीर की ज़मीन है, यह ज़मीन किसकी है, यह श्याम सिंह की ज़मीन है। वेयरएज जबकि कम्युनिटी लैंड जो सामुदायिक भूमि होती है इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी, उस पर पूरे समुदाय का हक होता है और वह कुछ आम इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फोडर चारे के लिए, फ्रूट्स फलों के लिए, नट्स के लिए, या मेडिसिनल हर्ब्स या औषधीय बूटियों के लिए। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इन सामुदायिक भूमि के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, दैट मीन्स साझा संपत्ति संसाधन। क्या कहते हैं, साझा संपत्ति संसाधन। पीपल एंड अदर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग, जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के साथ उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के साथ उसकी फरमाइशें भी बढ़ रही हैं, ज़रूरतें बढ़ रही हैं। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, लेकिन ज़मीन जितनी आज से 100 साल पहले थी आज भी ज़मीन उतनी ही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड, जो ज़मीन की गुणवत्ता है, ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वह भी जगह जगह पर अलग अलग है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। लोगों ने शुरू कर दिया है क्या, लोगों ने अनाधिकृत हस्तक्षेप करना, क्या करना, मतलब कि बिना अधिकार के भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कैसे, जो कॉमन लैंड है, समुदाय की भूमि है, उस पर तो उन्होंने कमर्शियल एरिया बना दिए। क्या बना दिए, व्यापारिक क्षेत्र बना दिए। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में मकान बना दिए। और टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर, और कृषि भूमि को कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को फैला दिया। तो आप लोग देखो, जो कॉमन प्लेस था, समुदाय की ज़मीन थी, उसमें तो उन लोगों ने व्यापारिक, जिसको आप कह सकते हो कि मॉल बना दिए या मार्केट बना दी, ठीक है। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, जो शहरी क्षेत्र था, वहाँ मकान बना दिए। मान लो आप देखते हो नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, इसका संबंध उनसे है। और गांव में लोगों ने खेती के लिए ज़मीन बढ़ा दी। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन द सोसाइटी। आज के टाइम में एक व्यापक बदलाव जो आया है भूमि के उपयोग प्रतिरूप में, उससे हमारे सांस्कृतिक बदलाव में भी एक झलक दिखती है। समाज के सांस्कृतिक बदलाव में भी हमें भूमि के उपयोग प्रतिरूप से जो बदलाव आए हैं वो झलक हमें समाज के सांस्कृतिक बदलाव में भी दिखती है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड्स, सोयल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and constructional activities। हमारी कृषि भूमि या हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, दैट मीन्स जो हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं या ऊंचे ऊंचे मकान बना रहे हैं, इनकी वजह से जो बहुत डर की बात आगे आ रही है, प्रमुख खतरे आगे हैं, वह कौन कौन से हैं। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन, दैट मीन्स निम्नीकरण या भूमि का खिसकना या भूमि खराब होना, उसकी जो सतह है वह बिगड़ना। लैंडस्लाइड, भूस्खलन होना। सोयल इरोजन, मिट्टी अपरदन होना। डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल होना। ये सब मरुस्थलीकरण होना, मतलब रेगिस्तान बनना। तो ये सब चीज़ें का जो मेन कारण है वह इसलिए है क्योंकि लोग खेती के लिए जंगल काट रहे हैं, लोग मकान बनाने के लिए खेती ख़त्म कर रहे हैं। इन सब कारणों से हमें ये सब समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आइए आगे जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, हम अपनी भूमि
जो संसाधन है उसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, भूमि इस संसाधन को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। आइए, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ऐसे ऐसे जनसंख्या की ज़रूरत बढ़ रही है, ऐसे ऐसे जनसंख्या की फरमाइशें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन में हमारी ज़मीन का नाश हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ज़मीन कौन सी, चाहे हमारी वो वन्य भूमि हो, चाहे वो हमारी कृषि योग्य भूमि हो, इन दोनों में बहुत ज़्यादा नुकसान या इनका बहुत ज़्यादा नाश हो रहा है। और इसकी वजह से एक डर देखने को मिलता है, कौन सा, कि कहीं हम अपने भूमि नाम के प्राकृतिक संसाधन को खो न दें, हम प्राकृतिक संसाधन भूमि को खो न दें। देयरफॉर, इस प्रकार द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक। इसलिए जो अब दर है, जो अब विनाश की दर है या जो अब भूमि के विनाश की दर है, उसको रोक देना चाहिए। एफोरेस्टेशन, वन रोपण, लैंड रिक्लेमेशन, भूमि उद्धार, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, रासायनिक कीटनाशक का विनियमित उपयोग एंड फर्टिलाइजर्स, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक का विनियमित उपयोग एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, और जो अभिचारण है मतलब कि लिमिट से ज़्यादा जानवरों को चरना है, उसको हमें रोक देना चाहिए। यही कुछ मुख्य कारण हैं जिनके वजह से, जिनकी हेल्प से हम अपनी भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संरक्षित कैसे कर सकते हैं, या तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एफोरेस्टेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। लैंड रिक्लेमेशन, भूमि का उद्धार करना। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, आप अपने खेतों में कम से कम कीटनाशक और कम से कम उर्वरक डालें। अगर डालना ही है तो देसी खाद डालें, वो आपकी ज़मीन की शक्ति को बढ़ाएगी। एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, और जानवरों को ज़्यादा चराना भी रोकें। इनकी मदद से ही हम अपनी भूमि को बचा सकते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं लैंडस्लाइड। व्हाट इज़ लैंडस्लाइड्स? तो लैंडस्लाइड हमने पढ़ा, लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। क्या होता है दोस्तों? भूस्खलन। लैंडस्लाइड्स आर simply defined as the mass movement of rock debris on earth down slope। लैंडस्लाइड क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाके में कि भाई वहाँ से भूस्खलन हो गया, उसमें क्या हुआ कि पहाड़ कट के और पहाड़ का सारा मलबा नीचे आके डल गया, पहाड़ का मलबा नीचे आके डल गया और सड़क ब्लॉक कर दी। ठीक है, तो एक बहुत अधिक मात्रा में चट्टान, मलबा या कोई ढाल का नीचे आकर गिर जाना। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वोल्केनोज। अक्सर ये जो घटते हैं, ये जो घटनाएं होती हैं, यह अर्थक्वेक, भूकंप की वजह से, फ्लड, बाढ़ के साथ, या वोल्केनो, ज्वालामुखी के साथ ये घटनाएं घटती हैं। ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, अगर बहुत लंबी बारिश हो जाए, कैन कोज हैवी लैंडस्लाइड, इसकी वजह से भी भारी भूस्खलन हो सकता है। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम, जो कुछ देर के लिए नदी का बहाव भी रोक सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स, उस नदी का बहाव रुकने की वजह से कैन कोज हैवोक टू सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग, जो गांव या जो शहर उस नदी के पास बसे होते हैं, यह उनको भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। इन द हिली ट्रायंस लैंडस्लाइड्स, जब पहाड़ी इलाके में ये भूस्खलन होता है,
हैव बीन ए मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। यह एक प्राकृतिक आपदा होती है और यह ही ऑफन स्ट्राइक लाइफ, जो बहुत सारे जीवन को नष्ट कर देती है, एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति को भी खराब कर देती है, एंड ऑक्यूपाई ए पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, और यह एक मुख्य चिंता का कारण बन जाती है। अ केस स्टडी, एक वस्तु स्थिति अध्ययन, एक वस्तु स्थिति मतलब इसी तरह का एक केस हुआ था, उसका अध्ययन करते हैं। ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रैकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रैकोंग पियो के पास में एक पंगी विलेज है, वहाँ पर एक भूस्खलन आया था और उसने लगभग 200 मीटर का जो पुराना हिंदुस्तान तिब्बत रोड था, नेशनल हाईवे 22, उसको नष्ट कर दिया था। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज, और जो यह भूस्खलन आया था यह पंगी गांव में लगातार बम के धमाके विस्फोट होने की वजह से आया था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेजेस, और इन विस्फोट की वजह से जो वह क्षेत्र कमज़ोर हो गया था वह वहाँ से ढह गया, वहाँ का जो ढाल था वह नीचे आ गया और उसने इतना बड़ा नुकसान वहाँ की सड़कों में और वहाँ के गांव में कर दिया। दीपंगी विलेज वाज कम्प्लीटली वैकेटेड। अब इस नुकसान को देखते हुए और कोई नुकसान आगे न हो, उसके लिए पंगी गांव को खाली करा दिया गया। मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है दोस्तों? मिटिगेशन मैकेनिज्म दैट मीन्स न्यूनीकरण क्रियाविधि, एक क्रियाविधि है कि कैसे हम इस भूस्खलन को रोक सकते हैं। अगर रोक नहीं सकते तो इससे कम से कम नुकसान कम हो, ऐसा प्रयास कर सकते हैं। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड्स एंड हाउ टू मैनेज देम। जैसे कि वैज्ञानिक तकनीकी ने हमें समझने की ताकत दी है कि कैसे या कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारक हैं जिससे कि भूस्खलन आता है, और कैसे हम इनको प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे हम इनको आजमा सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलोज। कुछ प्रविधियाँ या कुछ क्रियाविधि यहाँ पर दी गई हैं। पहला, हैजार्ड मैपिंग लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। एक मैप बनाया जाए और उस पर इंगित, उस पर निशान लगा दिया जाए कि ये जो एरिया है यहाँ भूस्खलन आने की उम्मीद हो सकती है, जिससे कि वहाँ पर लोग अपनी बिल्डिंगें ना बनाएं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। हमें एक रिटेंशन वॉल, एक प्रतिधारित दीवार बना देनी चाहिए जिससे कि वह भूमि वहाँ से खिसके नहीं। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर इज एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। और अगर हम वनस्पति ज़्यादा से ज़्यादा लगा दें, वनस्पतियों को बढ़ाएं, तो ये एक सबसे उम्दा तरीका होगा अपने भूस्खलन को रोकने का। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स, जो सतह अपवाह नियंत्रण होता है इम्प्लीमेंटेड, उसको हमें इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए नियंत्रण करने के लिए। मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड, इस भूस्खलन को चाल को रोकने के लिए अलोंग विद रेन वाटर, किसके साथ? बरसात के पानी के साथ, या स्प्रिंग फ्लोज, या झरनों के बहने के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ तरीके थे जिनकी हेल्प से हम लोग लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज पढ़ा लैंड के बारे में, अपने भूमि रिसोर्सेज के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए अच्छे तरीके से। कुछ दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मुझे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं।